अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। तो आप लोगों ने अक्सर इम्यूनिटी का लफ्ज़, इम्यूनाइजेशन का लफ्ज़ जो है वो सुना होगा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो उसको डिज़ीज़ कम होती है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो वो जल्दी उस पर डिज़ीज़ अटैक कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी हम उसी चीज़ को कहते हैं कि एक बॉडी के अंदर एक फ़ोर्स मौजूद है, एक फ़ौज मौजूद है जो कि बाहर से आने वाली हर एक चीज़ के ख़िलाफ़ जो है लड़ सकती है और उसको ख़त्म कर सके। अब जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जिसका फ़ौज इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग हो, तो वो उस पर डिज़ीज़ आसानी के साथ अटैक नहीं कर सकते, बल्कि जब वो अटैक करेंगे तो उसको रैपिडली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, जिसका इंटरनल सिक्योरिटी कमज़ोर हो, तो उस पर जो बाहर से ऑब्जेक्ट अटैक करते हैं तो उसकी फ़ौज पर वो गालिब आ जाते हैं और स्टार्टिंग अ डिज़ीज़। ठीक है, तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर हो तो उसको डिज़ीज़ हो सकते हैं और जिसकी स्ट्रॉन्ग हो तो उसको डिज़ीज़ नहीं हो सकते या चांसेस कम है उसके। तो बाय डेफिनेशन द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन, बॉडी की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट जिसको हम पैथोजन कहते हैं उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको अंदर अपना जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने से रोकते हैं। अब पैथोजन क्या है? पैथोजन हर वो चीज़ जो बाहर से अंदर आते हैं हमारे बॉडी में, इसको कहते हैं पैथोजन। अब पैथोजन लाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। लाइव लाइक हम कह सकते हैं कि पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस विच इज़ इन द बोथ कैटेगरी लाइव एंड डेड। इसके अलावा डेड मटेरियल्स में जो है टॉक्सिक मटेरियल आ सकते हैं, लाइक केमिकल्स, लाइक गैसेस। ये हमारे पास होते हैं नॉन लिविंग, बट दे आल्सो कॉज डिजीज़, एंड द डिजीज़ caused by the pathogen whether it is living or non-living is called infection। इसको फिर हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब इम्यूनिटी के हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इन्नेट वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ एक बच्चे में मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो वक्त के साथ साथ उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, इन्नेट इम्यूनिटी आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल और सिस्टेमिक इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाते हैं तो उसके अंदर ये इम्यूनिटी मौजूद होते हैं, बाय बर्थ उसमें मौजूद होते हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एक्सपोजर टू द पैथोजन, वो उसमें मौजूद होते हैं। इसी बेस पे हम उसको इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब सिस्टेमिक इम्यूनिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये हमारे डिफरेंट सिस्टम उसको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक के अंदर एसिड्स हैं या जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स हैं, तो वो फ़ौरन बॉडी को किल करते हैं। जब फ़ौरन बॉडी एंटर हो जाती है इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो वो जो जूसेस है, जो एसिड्स है, वो उसको किल कहते हैं। तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको किल किया विदाउट एनी एक्सपोजर। उसको पहले कभी एक्सपोजर हुआ ही नहीं, पहली दफ़ा ये पैथोजन अंदर आ चुके हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में ये नेचुरली बाय बर्थ मौजूद था ये एबिलिटी, तो उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। तो इसी बिना पे हम इसको सिस्टेमिक इम्यूनिटी कहते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजन। इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये नहीं है कि पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा, नहीं। जिस सिस्टम के अंदर एनी टाइप ऑफ पैथोजन एंटर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया एंटर होता है, वायरस एंटर होता है या कोई टॉक्सिक गैसेस या
केमिकल्स एंटर होता है, तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो अपना रेजिस्टिव मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट होगा। वो इसको नहीं देखती कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि दैट इज़ द नॉन स्पेसिफिक, दिस इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि पहले जिस सिस्टम के अंदर एंटर होगा वही सिस्टम इसके खिलाफ एक्शन करेंगे, बाद में और जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट होंगे। तो इसी बिना पे इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। एग्जांपल इसकी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव जूसेस हैं और एसिड है इन द स्टमक। जो पैथोजन एंटर होता है इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो वो मटेरियल जो है एक्टिवेट होकर उसको किल करके बाहर निकालेंगे। इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास डिफेंसिन एंड कैथिलिसिडीन है, जो उस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एपिथेलियल लेयर है उसके ऊपर ये मौजूद होते हैं। और ये जो भी मटेरियल अंदर आता है इनटू द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो वो उसको के ख़िलाफ़ जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। इस तरह यूरिनोजेनिटल सिस्टम में, यूरिन सिस्टम में या यूरिनरी सिस्टम में जो एसिडिटी इन द यूरिन है, क्योंकि एसिड जो है वो हाईली कोरोसिव होते हैं, वो हर चीज़ को किल करते हैं। तो एसिडिटी ऑफ द यूरिन जो है वो भी एज अ डिफेंस सिस्टम काम करते हैं अगर उसमें कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है। या अगर जेनिटल सिस्टम की हम बात करें, पर्टिकुलरली द फीमेल जेनिटल सिस्टम, तो उसमें जो वेजाइनल फ्लूइड होते हैं दैट किल द फॉरेन बॉडी। इसके अलावा स्किन की जो ऊपर सबसे ऊपर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो केराटिनाइज्ड होते हैं, मीन वो डिड्स लेयर होते हैं, और वो डिड लेयर फॉरेन बॉडी को इनसाइड द स्किन जो है अंदर नहीं जाने देते। तो इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। इसके अलावा उसमें जो बीटा डिफेंसिन है वो किल करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ मौजूद होते हैं एंड नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो वक्त के साथ साथ डेवलप होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। रेजिस्टेंस डेवलप, यहाँ पर लफ्ज़ जो है डेवलप, जो आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है प्रोड्यूस होता है, इसलिए डेवलप का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन, बैक्टीरिया के लिए अलग सिस्टम एक्टिवेट होगा, वायरस के लिए अलग सिस्टम होगा, पैरासाइट के लिए अलग होगा, टॉक्सिन के लिए अलग होगा। सो दीज देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। एंड दैट इज़ द पावरफुल इम्यून मैकेनिज़्म एज़ कम्पेयर टू इनेट इम्यूनिटी, दैट इज़ द पावरफुल। ठीक है, जो कि इन्वेडर से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जिस तरह इनेट इम्यूनिटी में हमने बात की कि वहाँ पर हमारे सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा लेम्फोसाइट्स, जो ब्लड का कंपोनेंट है लेम्फोसाइट्स, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेम्फोसाइट इन्वॉल्वमेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरे को कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में हमारा जो टी लेम्फोसाइट है वो इन्वॉल्व होंगे, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमारा बी लेम्फोसाइट जो है वो इन्वॉल्व होंगे। आगे दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, लेम्फोसाइट क्या है? तो लेम्फोसाइट जिस तरह हमने बता दिया कि हमारे पास जब हम WBC की क्लासिफिकेशन कर रहे थे ब्लड के अंदर, तो WBC को हमने ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक को हमने ग्रेनुलोसाइट कहा था और दूसरे को एग्रेनुलोसाइट कहा था। ग्रेनुलोसाइट में फिर हमारे पास तीन टाइप्स थे, एक उसमें न्यूट्रोफिल थे, एजिनोफिल थे और बेजोफिल थे। जबकि एग्रेनुलोसाइट में हमारे पास क्या थी? लेम्फोसाइट्स थी, जिसके टू टाइप्स है बी एंड टी, टी लेम्फोसाइट एंड बी लेम्फोसाइट। तो टी लेम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर इम्यूनिटी एंड बी लेम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। लेम्फोसाइट इंट्रायूटराइन लाइफ में डेवलप होते हैं इन द बोन मैरो, इंट्रायूटराइन लाइफ में।
और फिर बोन मैरो से ये रिलीज़ होके सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और सर्कुलेशन में ये दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। क्योंकि आप लोगों को अगर हेमाटोपाइसिस याद हो तो वहाँ पर हमने कहा था कि पहले होगा प्रोलिफरेशन, फिर होगा डिफ्रेंशिएशन। तो लेम्फोसाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू द टी लेम्फोसाइट, जिसको हम टी सेल भी कहते हैं, या बी लेम्फोसाइट, जिसको हम बी सेल भी कहते हैं। एंड द टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी एंड बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब टी लेम्फोसाइट को टी लेम्फोसाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज जब इसकी डेवलपमेंट इन द बोन मैरो हो जाते हैं तो देन रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, बट द प्रोसेसिंग ऑफ द टी लेम्फोसाइट यानी मेच्योरेशन ऑफ द टी लेम्फोसाइट जो होते हैं वो थाइमस में होते हैं, स्टार्टिंग विथ टी। इसी बेस पे इसको हम टी लेम्फोसाइट्स कहते हैं। और इसके प्रोसेसिंग कब होगा? जस्ट बिफोर द बर्थ एंड फ्यू मंथ आफ्टर द बर्थ। ठीक है, पैदाइश से थोड़ा यानी तकरीबन 2 वीक्स या अप टू 1 मंथ बिफोर ये स्टार्ट होते हैं, एंड इट कंटिन्यू पर 2 और 3 मंथ्स एंड एंड एट द सेकंड मंथ ऑफ द या फर्स्ट मंथ ऑफ द आफ्टर द बर्थ। तो इसी दौरान इसके प्रोसेसिंग कहाँ पर होते हैं? थाइमस में। अब थाइमस में इसके साथ क्या प्रोसेसिंग होते हैं? तो थाइमस सीक्रेट अ टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। वही थाइमोसिन क्या करते हैं? इसकी प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टी लेम्फोसाइट बनते हैं और फिर उसी को एक्टिवेट करते हैं। अब जिस तरह हमने बता दिया कि दे आर द स्पेसिफिक इन एक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक टी लेम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट होगा। और इसके अलावा लेम्फाइड टिश्यूज़ जो हमारे पास है, लाइक लेम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, तो उसी लेम्फाइड टिश्यूज़ में जो लेम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं इसकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। अब जब ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो वहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच आर बेसिकली टी लेम्फोसाइट, लेकिन उसके फॉर्म्स डिफरेंस होते हैं। अब वो फॉर्म कौन से हैं? सो देयर आर द हेल्पर टी सेल, cytotoxic T cell, suppressor T cell and memory T cell. These are basically the T lymphocytes, the transform form of the T lymphocyte. और जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ये lymphocyte थाइमस से निकल कर कहाँ पर आ जाते हैं? इनटू द सर्कुलेशन। ठीक हो गया, सर्कुलेशन में आ जाते हैं और फिर सर्कुलेशन से जाते हैं इनटू द lymphoid टिश्यू, जहाँ पर ये स्टोर होते हैं और पैथोजन का इंतज़ार करते हैं, लाइक लेम्फ नोड, GIT, बोन मैरो एंड स्प्लीन। वहाँ पर ये स्टोर होते हैं एंड वेट फॉर द फॉरेन बॉडी। और जब भी फॉरेन बॉडी एंटर हो जाती है सो दे बिकम एक्टिवेटेड एंड कम इनटू द एक्शन। अब बी लिम्फोसाइट्स की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने टी लिम्फोसाइट में कहा कि वाई इट इज़ कॉल्ड टी लिम्फोसाइट, बिकॉज दे आर प्रोसेस इन थाइमस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। बट वाई द बी लिम्फोसाइट आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट? सो दिस इज बिकॉज इट वॉज डिस्कवर फर्स्ट टाइम इन द बर्सा ऑफ द फेब्रिकस एंड द बर्ड। ठीक हो गया, बर्ड के बर्सा फेब्रिकस में ये जो है डिस्कवर हुआ था, लेकिन बर्सा ऑफ द फेब्रिकस जो है वो मेमल्स में एब्सेंट होता है। ठीक हो गया, उसमें ये एब्सेंट होता है। तो अब इसकी प्रोसेसिंग चूँकि बर्ड्स में वहाँ पर बर्सा में हो रहे थे, तो इसी बेस पे हमने इसको बी लिम्फोसाइट का नाम दिया। लेकिन ह्यूमन में ये बर्सा एब्सेंट नहीं होता, इसके बजाय इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? लीवर में ड्यूरिंग द फिटल लाइफ एंड बोन मैरो में आफ्टर द बर्थ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रोसेसिंग बोन मैरो में होते हैं, तो इसलिए हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, या ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ब्लड रिलेटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम बी कहते हैं। लेकिन बेसिकली जो एक्चुअल इसके लॉजिक है वो ये है कि दैट वाज डिस्कवर्ड एंड बर्सा अ फेब्रिकस एंड बर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। अब जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू 2 टाइप ऑफ सेल, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन याद रखें कि हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स थे
उसकी मैच्योरेशन या प्रोसेसिंग होती थी थाइमस में, जबकि बी लिम्फोसाइट की होती है लीवर प्लस बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्म होती थी इनटू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जबकि बी लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्म होती है इनटू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। टी लिम्फोसाइट की क्या थी? हेल्पर टी सेल थी, साइटोटॉक्सिक टी सेल थी, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल, जबकि बी लिम्फोसाइट की है प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। और दूसरा डिफरेंस ये है कि टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन द सेलुलर इम्यूनिटी while the B lymphocyte involved in the humoral immunity and both are the type of the acquired immunity। अब जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये भी सर्कुलेशन में आ जाते हैं और सर्कुलेशन के बाद ये जाकर लिम्फाइड टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं, लाइक lymph nodes, spleen, bone marrow and GIT, and they are waited for the फॉरेन बॉडी। जब फॉरेन बॉडी आ जाती है तो ये एक्शन में आ जाते हैं। अब एंटीजन क्या है? जब हम एंटीजन की बात करते हैं तो एंटीजन बेसिकली है क्या? तो एंटीजन वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इम्यून रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून रिएक्शन होता है। अब दो किस्म के एंटीजन मौजूद हैं। एक को कहते हैं ऑटो और सेल्फ एंटीजन। जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये हमारे बॉडी के अपने हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं? फॉर एग्जांपल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जो हमने ब्लड ग्रुपिंग में डिस्कस किया था, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये हमारी बॉडी के अपने हैं, इसलिए हम उसको ऑटो या सेल्फ एंटीजन कहते हैं। जबकि दूसरा टाइप वो है जो कि हमारे बॉडी के अपने नहीं होते लेकिन बाहर से आते हैं, सो दे आर कॉल्ड फॉरेन एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। अब बाहर से ये किस तरह आएंगे? तो ऑन द सरफेस ऑफ द फॉरेन बॉडी जो पैथोजन आते हैं बाहर से, तो उसकी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका केमिकल नेचर ये है कि दे आर कंजुगेटेड प्रोटीन लाइक लाइको एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, उसका केमिकल नेचर ये होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने बता दिया कि दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और द आउटर सरफेस ऑफ द माइक्रोबियल एजेंट, पैथोजन, फॉरेन बॉडी, एक्सटर्नल एजेंट, दीज आर ऑल द सेम। या उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या माइक्रोबियल एजेंट जो केमिकल रिलीज करते हैं, दे आर बेसिकली द एंटीजन, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं। तो इसी टॉक्सिन में ये मौजूद होते हैं। तो इसकी दो लोकेशन है, या तो एंटीजन की सरफेस के ऊपर होगा फॉरेन बॉडी की, या फॉरेन बॉडी जो केमिकल सिक्रीट करेंगे उसके अंदर ये मौजूद होगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लाइक लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसी ट्रांसप्लांटेशन चूँकि ये हम बाहर से इसमें आर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये भी हमारे लिए फॉरेन बॉडी है क्योंकि वो हमारे अपने नहीं है। तो उसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद होगा वो हमारे लिए नॉन सेल्फ एंटीजन होगा, ठीक हो गया। या एलर्जिक मटेरियल में, जिस लाइक पॉलन ग्रेन, जो स्प्रिंग के मौसम में लोगों को एलर्जी होती है पॉलन की वजह से, तो उसके ऊपर भी एंटीजन होते हैं। अब एंटीजन की उसकी एक्शन की बेस पे भी नॉन सेल्फ एंटीजन की दो टाइप्स हैं। एक वो एंटीजन जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसी एक्शन को हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। वो एंटीजन जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं, सो दिस एक्ट ऑफ द एंटीजन इज कॉल्ड इम्यूनोजेनिसिटी। लेकिन वो एंटीजन जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि उसके साथ रिएक्शन करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एलर्जिक एक्टिविटी ऑफ द एंटीजन। क्योंकि जब एंटीबॉडी और एंटीजन के दरमियान रिएक्शन होते हैं, उसके दरमियान फाइट होते हैं, तो इसी की वजह से जो बॉडी पर इफेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। तो जो एलर्जी को इंड्यूस करेंगे दे आर कॉल्ड एलर्जिक एक्टिविटी ऑफ द एंटीजन, और जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे दे आर कॉल्ड इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन। अब आते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी की हमने बात कर ली, फिर हम एक्वायर्ड की तरफ गए। तो एक्वायर्ड में जो इन्वॉल्व एलिमेंट थे वो एंटीजन थे और हमारे पास लिम्फोसाइट्स थे,
ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड द उसकी एक्वायर्ड के टाइप्स के, तो एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी था और एक हेम्योरल। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं दे आर द टी लिम्फोसाइट, लेकिन टी लिम्फोसाइट के साथ साथ मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें R2 जो एंटीबॉडीज़ है वो इन्वॉल्व नहीं होती। इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं कि उनकी जो टी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व है, और टी लिम्फोसाइट की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो 4 उनकी सेल्स हो गई, टाइप्स की सेल, एक मैक्रोफेज और एक नेचुरल किलर सेल। तो ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडीज़, कोई ब्लड, कोई लैम्प वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। And this is the major defense mechanism against virus and fungi and few bacteria, particularly the TB में जो इन्वॉल्व है वो इसमें होते हैं, उसके ख़िलाफ़ करते हैं, या ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ में। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे पास वायरस, फंजाई, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और कुछ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम अच्छा करते हैं, डिफेंस। अब इसका एक्टिविटी किस तरह होगा, तो जो फॉरेन बॉडी आते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, एंटीजेनिक मटेरियल होता है। जिस तरह हमने स्टार्ट में बता दिया एंटीजन में कि या तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगा या उसकी जो रिलीजिंग टॉक्सिन है उसमें ये मौजूद होगा। तो जो फॉरेन बॉडी आती है तो उसमें एंटीजन मस्ट प्रेजेंट होगा। अब जब ये एंटीजन उसकी जो फॉरेन बॉडी है उससे रिलीज़ होता है, so they are presented into the helper T cell by the different type of cell which is called antigen presenting cell। इस तरह ये मैकेनिज्म होता है। सपोज ये है फॉरेन बॉडी, तो इस फॉरेन बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है। जब ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो या तो ये एंटीजन इसके सरफेस के ऊपर होगा या इसके अंदर जो मटेरियल होंगे उसमें होंगे। तो जैसे बॉडी में अंदर जाते हैं तो ये दे आर रिलीज्ड। जब ये रिलीज़ होता है तो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है। वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसके साथ अटैच होकर उसको प्रेजेंट करते हैं टुवर्ड द हेल्पर टी सेल। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर द प्रेजेंटेशन करवाते हैं हेल्पर टी सेल को, ये बताते हैं कि दीज आर द एंटीजन, उसको इसके रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं? So these are the special type of cell which first release and then present antigenic material। क्योंकि जो फॉरेन बॉडी होती है वो खुद इसी एंटीजन को रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसकी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहले उससे वो एंटीजन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे रिमूव करते हैं और फिर इसको प्रेजेंट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ हेल्पर टी सेल। अच्छा, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं? मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल एंड बी lymphocytes। These are the antigen presenting cell which present the antigen in the front of the helper T cell। और इसमें जो predominantly involved है that are the macrophage। ये MCQs है जो मैं इस इम्यूनिटी में बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, तो आप लोग काइंडली नोट कर लें। अब किस तरह प्रेजेंटेशन करते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? तो जैसे इन्वेडिंग फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो है, या तो इसको एनगल्फ करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पैगोसाइटोसिस, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली हमारे पास कौन से इन्वॉल्व है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जाके इसी फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको। या अगर डेंड्रिटिक सेल है तो डेंड्रिटिक सेल वो उसको अपनी तरफ ट्रैप करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगी फॉरेन बॉडी की, क्या होगा, डाइजेशन होगी along with the antigen। After the digestion it converted into the small peptides, क्योंकि antigen are basically the lipoprotein, तो उसको प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं into the small peptide chains, ठीक है।
और फिर वो स्मॉल पेप्टाइड चेन जो है सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ आकर वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारे बॉडी का अपना ऑटो एंटीजन मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं एंड प्रेजेंटेड टू द हेल्पर टी सेल। लेट मी समराइज, दिस इज़ द फॉरेन बॉडी हैविंग एंटीजन। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर्टिकुलरली द मैक्रोफेज जो है आकर इसको एनगल्फ करते हैं, ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर इसकी डाइजेशन हो जाती है। तो डाइजेशन के बाद इनसाइड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं, और कन्वर्जन के बाद दीज आर कम टू द सरफेस, यहाँ पर सरफेस की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके सरफेस की तरफ आते हैं एंड प्रेजेंट और शो होता है टूवर्ड द हेल्पर टी सेल, ठीक है। अब जो सरफेस की तरफ आते हैं तो सरफेस में ये किसके साथ बाइंड होंगी, एंड टू द ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन HLA के साथ। तो HLA जो है उसको फिर प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही हेल्पर टी सेल की तरफ ये डिस्प्ले होता है बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, तो हेल्पर टी सेल के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। तो वो टी सेल रिसेप्टर के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एज दिस एंटीजन। जब इसकी रिकॉग्निशन हो जाती है तो फिर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। किसके दरमियान, बिटवीन द टी सेल रिसेप्टर एंड एंटीजन, ठीक हो गया। तो रिएक्शन की वजह से जो हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट होगा। अच्छा, इसके अलावा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो हमारे पास पर्टिकुलरली द मैक्रोफेज इंटरल्यूकन 1 को भी सीक्रेट करते हैं, विच हेल्प इन द एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द HTC। तो एक आपके साथ HTC एक्टिवेट भी हो गया है और फुल नंबर में भी ज़्यादा हो गया है, और उन्होंने फिर जो है रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन भी की है, ठीक है, और उनके दरमियान रिएक्शन भी हो चुके हैं। तो इसके बाद जब इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, एक्टिवेशन हो जाते थे HTC की, तो वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अब सर्कुलेशन में ये अपना रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा, इट एक्टिवेट ऑल अदर टी सेल एंड बी सेल, ठीक हो गया। तो यहाँ से सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो डिफरेंट पाथवे की तरफ जाएंगे। अगर टी सेल एक्टिवेट हो गया तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा, अगर बी सेल एक्टिवेट हो गया तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा। अब इसी हेल्पर टी सेल जो है इसके 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं TH1 टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2। तो टी हेल्पर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर इम्यूनिटी, जिस तरह मैंने बता दिया, दैट विल एक्टिवेट टी सेल, while the T helper cell 2 are responsible for the humoral immunity because it activate B lymphocytes या B cells। तो यहाँ पर हम TH1 की बात करेंगे। तो TH1 will secrete 2 types of substance, interleukin 2 which activate other T cell and gamma interferon which stimulate the phagocytic activity of other T cell। other T cell में हमारे पास क्या थे, साइटोटॉक्सिक T cell थे, तो उसको एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे और नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट करेंगे। आगे हम बताते हैं कि इसका रोल क्या है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल कहाँ पर होते हैं, ब्लड, लैम्प और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यूज़ में ये स्टोर होते हैं, और ब्लड और लिम्फ में ये कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्शन, जहाँ पर एंटीजन और HTC के दरमियान रिएक्शन हुआ था। अब साइटोटॉक्सिक का क्या काम है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या था, प्रेजेंटेशन, रिलीजन, उसको एंटीजन को फॉरेन बॉडी से रिलीज़ करके प्रेजेंट करते थे हेल्पर टी सेल की तरफ। हेल्पर टी सेल का क्या है, रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन ऑफ अदर टी सेल लाइक साइटोटॉक्सिक। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म की,
डायरेक्टली। ठीक है, तो किस तरह वो करेंगे? बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद द रिसेप्टर। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसी रिसेप्टर के साथ एंटीजन को बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल का साइज है वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और रिलीज लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनीथिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ आई है वो दैट इज़ द एंटीजन, तो उसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर आपके साथ जो है फॉरेन बॉडी ख़त्म हो गई और इम्यूनिटी अचीव हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो अगर बॉडी में एबनॉर्मल सेल बने हैं, अपने सेल है लेकिन एबनॉर्मल है, लाइक कैंसर सेल, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़, क्योंकि वो भी फॉरेन बॉडी है तो उसको भी ख़त्म करते हैं। तो ये भी अब बेनिफिशियल इफेक्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल, लेकिन उसका जो नॉन बेनिफिशियल इफेक्ट है वो ये है कि ये बॉडी की अपनी ही टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। वो टिश्यू जो कि फॉरेन बॉडी की वजह से इफेक्ट हो चुके हैं, इन्फ्लेम हो चुके हैं, तो उसको भी ख़त्म करते हैं। देयरफॉर साइटोटॉक्सिक सेल आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल किलर सेल। सो ये जो एक्टिविटी है ये वाली, दिस इज़ द नॉन बेनिफिशियल एक्टिविटी ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो हमें इस एक्टिविटी को ख़त्म करना होगी, क्योंकि यहाँ तक तो आपका इम्यूनिटी अचीव हो गया, आपका बॉडी प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन अभी ये अपनी खुद की जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उसको भी डैमेज करते हैं। तो ये एक्टिविटी नॉन बेनिफिशियल है, हमें इसको ब्लॉक करना होगी। तो हमें इसको किस तरह ब्लॉक करेंगे? बाय द एक्शन ऑफ अनदर टी सेल विच इज़ कॉल्ड सप्रेसर टी सेल। नाम से जाहिर है। तो सबसे सप्रेसर टी सेल को हम रेगुलेटरी टी सेल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो नेचुरल किलर टी सेल है जो अपनी बॉडी की ऊपर एक्ट करता है उसको डीएक्टिवेट करता है, और साथ ही हेल्पर टी सेल को भी एक्टिवेट करता है, ताकि ये इम्यून का जो रिएक्शन है ये ख़त्म हो जाए। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल। अब लास्ट सेल का जो टाइप है वो हमारे पास है मेमोरी टी सेल। तो हम मेमोरी टी सेल को किसे कहते हैं? तो जिस तरह हमने टी सेल की 4 टाइप्स पढ़ी, तो उसी 4 टाइप्स में ये एक टाइप है, लेकिन ये टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली जो हमारे पास टी सेल बन जाते, प्रोसेसिंग उसकी होती इन द थाइमस, तो वो बाहर सर्कुलेशन में आ जाते हैं और जाके लिम्फाइड टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन और जैसे एंटीजन आ जाते हैं तो वो लिम्फाइड टिश्यू से बाहर निकलकर एक्शन में आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंटीजन आया है फॉर द फर्स्ट टाइम, नया एंटीजन है बॉडी में, तो इसके ख़िलाफ़ जो 3 टी सेल थे वो एक्टिवेट होंगे, जबकि 4th वन जो हमारे पास मेमोरी टी सेल है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, वो लिम्फाइड टिश्यू ही में स्टोर रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टोर होता है और तब ये रिलीज़ होंगे जब ये एंटीजन दूसरी दफ़ा आ जाए। तो इसलिए हम इसको मेमोरी सेल कहते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा इसको पता नहीं था कि ये एंटीजन कौन सा है, क्योंकि पहली दफ़ा आया था। अब दूसरी दफ़ा इसको पता होता है कि ये वो पहला वाला एंटीजन था, तो ये रिलीज़ हो जाएंगे। तो इसी बेस पे हम इसको मेमोरी टी सेल कहते हैं। और दूसरी बार जब ये रिलीज़ होता है तो दे आर मोर पोटेंट, ये बाकी 3 सेल के से ज़्यादा ये पोटेंट होता है और क्विकली डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन बॉडी को। ठीक है, तो मेमोरी सेल की समझ शायद आप लोगों को आ चुका होगा अभी। तो ये था हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के पहले फॉरेन बॉडी आ जाती है अलॉन्ग विद द एंटीजन। एंटीजन जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको रिकॉग्नाइज करके इससे एंटीजन को रिलीज़ करते हैं और प्रेजेंट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ द हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल की फिर 2 टाइप्स है, HTC1 एंड HTC2। HTC1 जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी को मीडिएट करते हैं, जबकि HTC2 जो है वो हेमोरल को कहते हैं। अब HTC1 जो है वो जो
चीज़ें है उसको ले के आते हैं टुवर्ड द साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल उसको किल करते हैं, लेकिन किलिंग के बाद वो अपने बॉडी के टिश्यू को भी किल करते हैं, जिसको हम स्टॉप करते हैं टुवर्ड द सप्रेसर टी सेल। अब अगर एंटीजन ये यहाँ पर इम्यून रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं, अब ये एंटीजन अगर दोबारा आते हैं तो फिर ये 3 सेल भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके साथ जो है मेमोरी टी सेल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी की तरफ आते हैं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ मीडिएटेड बाय द बी लिम्फोसाइट। हाउ? बिकॉज बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो इसमें एंटीजन के ख़िलाफ़ सेल्स एक्शन नहीं करेंगे, एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करेंगे। और ये एंटीबॉडी कहाँ पर सिक्रीट करते हैं? इनटू द ब्लड एंड टू द लिम्फ, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड है, और फ्लूइड को हम कहते हैं ह्यूमरस। लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है ह्यूमरस, ठीक है। तो इसी बिना पे चूँकि ये रिएक्शन फ्लूइड में होता है, ह्यूमरस में होता है, तो इसी बिना पे हम इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है वो बनेंगे, एंड दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक एंटीजन जो है, एंटीबॉडीज़ जो है वो बनेंगे। इसमें सेम लाइक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसी की तरह जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसको प्रेजेंट करेंगे? इन द फ्रंट ऑफ द बी सेल, ठीक है, बी सेल की तरफ ये प्रेजेंट करेंगे, नॉट टू द हेल्पर टी सेल। सेम लाइक बाकी मैकेनिज्म जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसकी तरह सेम है। अब जैसे ही वो प्रेजेंटेशन करेंगे टुवर्ड द बी सेल, तो हमने वहाँ पर हेल्पर टी सेल के बारे में बताया था कि वो प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल भी करते हैं। तो जैसे ही बी सेल प्रोलिफरेट हो जाते हैं, सो दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू द प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय द फॉरेन बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट में कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मा सेल, क्योंकि बी लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स हैं, प्लाज्मा एंड मेमोरी। तो एंटीबॉडीज़ कौन सा वाला प्रोड्यूस करेंगी? प्लाज्मा सेल वाला जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसके बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2000 मालिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से मौजूद जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये तब होता है जब एंटीजन मौजूद हो। अगर एंटीजन मौजूद नहीं है तो फिर ये प्रोड्यूस नहीं करते। वैक्सीन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वैक्सीन में हमारे पास नॉन फंक्शनल एंटीजन होते हैं। जब वो हम बॉडी को इंजेक्ट करते हैं तो चूँकि वो तो नॉन फंक्शनल है, वो डिजीज़ काज नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन बॉडी तो है, एंटीजन तो है, तो इसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और जब इफ़ेक्टिव एंटीजन आ जाती है तो फिर इसके ख़िलाफ़ वो काम करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अगर एंटीजन नहीं है तो फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ भी नहीं होगा। एंटीबॉडीज़ कहाँ पर आती है? इनटू द लिम्फ एंड देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अब जब एंटीजन बॉडी में मौजूद है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी हो रही है, तो कब तक ये प्रोडक्शन होगा? जितना लाइफ स्पेन हमारे पास प्लाज्मा सेल का है, तो वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़ को, और वो कितना होता है? डेज टू वीक। जब प्लाज्मा पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्लाज्मा सेल की डेथ हो जाती है तो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाते हैं। अब मेमोरी बी सेल क्या है? सेम लाइक मेमोरी टी सेल, लेकिन उसकी प्रोडक्शन टी सेल से हुई थी और इसकी प्रोडक्शन बी लिम्फ से होती है। ये बी लिम्फॉइड टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है, और इनएक्टिव होते हैं जब हमारे पास एंटीजन का फर्स्ट टाइम हो। जब सेकंड टाइम आ जाते हैं तो दे आर रिलीज्ड। जब रिलीज होता है तो दे आर पोटेंट, मोर क्वांटिटी एंड फास्टर एक्शन, सेम लाइक टी सेल। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हुए थे, तो उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, HTC1 और HTC2। HTC1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लेकिन वहाँ पर हमने बताया था कि HTC2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द
ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है, बिकॉज एट सिक्रीट द इंटरल्यूकन 2 एंड बी सेल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों हमारा जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी में इसमें रोल प्ले करते हैं। फंक्शन तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का है, लेकिन रोल कहाँ पर प्ले करते हैं, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो वो फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन लार्ज नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। ये तीन रोल जो है टी सेल का, हेल्पर टी सेल का कहाँ पर है, इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। बाकी उसका फंक्शन सेल मीडिएटेड में होता है। लेट्स समराइज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के हमने दो बात टाइप्स पढ़ी। एक हमारे पास है इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होता है, नेचुरल इम्यूनिटी जिसमें सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होते हैं जब फॉरेन बॉडी एंटर होते हैं इनटू द बॉडी। ठीक है, अच्छा, जब फॉरेन बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उसको पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं इन द फ्रंट ऑफ द टी सेल बाय रिलीजिंग दियर एंटीजन। अब ये रिलीज कहाँ पर होगी, या तो टी लिम्फोसाइट की तरफ होगी या बी लिम्फोसाइट। अगर टी लिम्फोसाइट की तरफ है तो दिस इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अगर बी लिम्फोसाइट की तरफ है तो दिस इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जब टी लिम्फोसाइट की तरफ है तो दैट विल डेवलप टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जिसमें हमारे पास टी सेल एक्टिवेट होगा। टी सेल क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल विल डिस्ट्रॉय द इन्वेडिक ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्टली अटैक ऑन देम। अगर बी लिम्फोसाइट है तो उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा, एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल जो जिसमें हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल होंगे, और प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी जो कि डिस्ट्रक्शन करेंगे फॉरेन मटेरियल्स के। सो दीज आर द समरी ऑफ द इम्यूनिटी। ठीक है, अब आते हैं एंटीबॉडी की तरफ कि एंटीबॉडी क्या है। सो एंटीबॉडीज आर बेसिकली द प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, गेमा ग्लोबुलिन। ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट, पर्टिकुलरली द प्लाज्मा सेल। ठीक है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं। जब एंटीजन प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। तो चूंकि ये गेमा ग्लोबुलिन है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्यूनिटी, तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। और कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वहाँ पर जो 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन है वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। अब जहाँ पर भी एंटीजन या फॉरेन बॉडी अटैक करता है एनी टाइप ऑफ द टिश्यू, तो वहाँ पर एंटीबॉडी जा सकते हैं और वहाँ पर अपना इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गेमा एंड म्यू। इन तमाम 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटीबॉडीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा होता है, क्योंकि वो कंप्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करते हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एंटीबॉडी में हमारे पास 2 पेयर ऑफ चेन होते हैं, यानी टोटल हमारे पास 4 चेन उसमें होते हैं, जिसमें 2 चेन जो है उसको हम हेवी चेन कहते हैं और 2 चेन हमारे पास होते हैं लाइट। क्यों हम इसको हेवी और लाइट चेन कहते हैं या शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन कहते हैं, क्योंकि जो हेवी चेन होगा उसके अंदर 400 अमाइनो एसिड होंगे, जबकि लाइट चेन के अंदर हमारे पास 200 अमाइनो एसिड होते हैं। इसी बिना पे हम इसको हेवी एंड लाइट चेन कहते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट क्या होते हैं, तो ये 2 हाफ्स में होते हैं। आगे हम डायग्राम में ये देख लें। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आता होगा कि हमारे पास 4 चेन है, 1
2, 3 एंड 4। इसमें 2 जो है 1 एंड 4 ये हमारे पास लाइट चेन है जिसके अंदर 200 अमाइनो एसिड है, जबकि 2 एंड 3 ये हमारे पास हेवी चेन है जिसके अंदर 400 अमाइनो एसिड है। अब इसकी अरेंजमेंट इस तरह है कि इसको 2 हाफ में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास ये हाफ और दूसरा है ये हाफ। हर एक हाफ में एक लाइट चेन है जबकि दूसरा हेवी चेन है। ठीक हो गया। अब जो 2 हाफ से ये एक दूसरे के साथ बाइंड है बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड, और इसी तरह हर एक हाफ के अंदर जो लाइट चेन और हेवी चेन है ये दोनों भी एक दूसरे के साथ डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड हो चुकी है। ठीक हो गया। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब एंटीजन की एंटीबॉडी की जो चेन है उसी चेन के अंदर 2 रीजन होते हैं। एक को हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन और दूसरे को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। डायग्राम में आप लोग देख लें, ये जो हमें रेड नज़र आते हैं दैट इज़ द कांस्टेंट रीजन, जबकि वेरिएबल जो हमें नज़र आते हैं दैट इज़ द ब्लू जो नज़र आते हैं दैट इज़ द वेरिएबल रीजन। अब इसको हम कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन क्यों कहते हैं? कांस्टेंट रीजन ये इसलिए हम कहते हैं कि हर एक एंटीजन के अंदर एंटीबॉडी के अंदर ये सेम होगा। इसका नंबर, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी सेम होंगे और इसका जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो भी सेम होंगे। इसी बिना पे हम इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट रीजन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एंटीजन इम्यूनोग्लोबुलिन गामा है, आईजीजी है। तो आईजीजी में हमारे पास जितनी भी आईजीजी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में मौजूद होंगी तो उसमें कांस्टेंट चेंज की जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो सेम होंगे। जबकि वेरिएबल रीजन की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडी है तो हर एक आईजीजी एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है उसका नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट होगा। तो इसी बिना पे हम इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट रीजन को हम एफसी रीजन भी कहते हैं, फ्रेगमेंटेड क्रिस्टलाइज्ड रीजन, एफसी हम इसको भी कहते हैं। एंड दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीमेंट फिक्सेशन। कंप्लीमेंट सिस्टम को ये फिक्स करते हैं। ठीक है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट। जो कांस्टेंट रीजन है उसको हम कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। जबकि वेरिएबल रीजन की में हमने बात की कि उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक ही एंटीबॉडी में डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग रीजन इसको हम भी कहते हैं या फैब रीजन कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग रीजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बने होते हैं, तो हर एक एंटीजन इसके साथ बाइंड नहीं हो सकते। ठीक है। तो स्पेसिफिक एंटीजन आकर इस साइट के साथ बाइंड होंगे क्योंकि ये साइट जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। अब जो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन हमने पढ़े, एंटीबॉडीज़ हमने पढ़े, तो इसके फंक्शन क्या है? तो IgA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल सिक्रीशन डिफेंस सिस्टम लाइक टीयर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें क्या होंगी? IgA होंगे। IgD जो है दे आर हेल्प इन द बी लिम्फोसाइट टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन। IgE जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान रिएक्शन होता है, दोनों में कौन सी एंटीबॉडीज़ के दरमियान होगा? IgE। IgG जो है ये कंप्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करते हैं थ्रू देयर कांस्टेंट रीजन, और IgM जो है ये भी कंप्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? किस तरह एंटीजन जो है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़? तो एक तो इसका एक्ट है डायरेक्ट एक्शन ऑन द एंटीजन। डायरेक्टली ये जाके एंटीजन को पर अटैक करते हैं और उसी एंटीजन की जो एक्टिविटी है उसको इनएक्टिवेट करते हैं। सो दिस इज़ द डायरेक्ट एक्शन।
एक है इनडायरेक्ट एक्शन जिसमें वो कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है, और ये जो सेकंड टाइप है कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू, ये स्ट्रॉन्गर है देन द डायरेक्ट। अब कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, हमारे इम्यून रिएक्शन को एनहांस करते हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास मौजूद होते हैं प्लाज्मा एंजाइम। अ कंप्लेक्स सिस्टम ऑफ द प्लाज्मा एंजाइम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट सिस्टम, इन विच देयर आर 11 एंजाइम विच स्टार्टेड फ्रॉम द C1 टू C9। अब ये 11 किस तरह है, क्योंकि C1 के हमारे पास 3 सब यूनिट है, C1Q, C1R एंड C1S। ठीक है, तो 3 ये हो गई और 8 बाकी हो गई, तो टोटल बिकम 11। नॉर्मली ये एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, लेकिन जब फॉरेन बॉडी एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। और इसी इन्फ्लेमेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब किस तरह वो एक्ट करेंगे, तो जो भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो, या तो वो डायरेक्ट एक्शन के थ्रू काम करेंगे जिसके थ्रू वो इनएक्टिवेट करेंगे एंटीजन को, या तो कंप्लीमेंट की सिस्टम के थ्रू काम करेंगे। अब कंप्लीमेंट सिस्टम में हमने बात की कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो उसकी एक्टिवेशन 2 तरीक़ों से होती है, एक होते हैं क्लासिकल पाथवे और एक है अल्टरनेट पाथवे। अब क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है, तो अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि हमारे पास एक फैक्टर रिलीज़ होते हैं, फैक्टर 1। वही फैक्टर 1 क्या होता है, जाकर पॉलीसैकेराइड के साथ बाइंड हो जाते हैं, और पॉलीसैकेराइड के साथ जब बाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली द एंजाइम नंबर 3 एंड 5। और वो कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब क्लासिकल पाथवे की के अंदर क्या होगी, तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होगी अपसोनाइजेशन। अपसोनाइजेशन किसे कहते हैं, कि जब फॉरेन बॉडी आ जाते हैं तो हमारा जो मैक्रोपेजेस होते हैं वो एक्टिवेट होकर उसी फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करते हैं। एनगल्फिंग की बात, सपोज दिस इज़ फॉरेन बॉडी विच इज़ एनगल्फिंग बाय द मैक्रोपेज, अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो अंदर इनसाइड द मैक्रोपेज एक प्रोटीन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं एप्सोनिन, और ये एप्सोनिन जाकर इसी फॉरेन बॉडी को ख़त्म करते हैं। सो देयरफॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड अपसोनाइजेशन। लाइसिस, सिंपल सी बात है कि अपसोनाइजेशन जब इसके साथ बाइंड हो गई तो फिर क्या होगी, लाइसिस होंगे। इसके अलावा कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ द WBC। डिफरेंट टाइप ऑफ द WBC चूँकि हमारा डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो WBC भी इस पर एक्ट करके ख़त्म करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कीमोटैक्सिस। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन कहते हैं क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स कि जो जो सॉल्युबल हमारे पास एंटीजेनिक मटेरियल होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द इनसॉल्युबल, तो वो फिर काम नहीं कर सकते। एंड मास सेल एक्टिवेशन, इसमें क्या होगा, मास सेल भी एक्टिवेट होगी, तो मास सेल हमारे पास रिलीज़ करेंगे हिस्टामीन को। अब हिस्टामीन का यहाँ पर 2 काम है, एक तो हिस्टामीन जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं ताकि फॉरेन बॉडी को रिमूव करें ब्लड के थ्रू, और दूसरा एलर्जी काज करता है। सो दीज आर द कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू फॉरेन बॉडी की किलिंग तक। अब आते हैं डायरेक्ट एक्शन, तो डायरेक्ट एक्शन में एग्लूटिनेशन होगी यानी क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडीज़, प्रेसिपिटेशन सॉल्युबल को नॉन सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगी, न्यूट्रलाइजेशन उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करेंगी, एंड फाइनली इट विल बी लाइसिस, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन जो है वो फॉरेन बॉडी की हो जाएगी। तो दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच द एंटीबॉडी किल द एंटीजन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास इम्यूनिटी थी, बहुत लॉन्ग लेक्चर है। ठीक है, तो ये इसी वीक के लिए कॉपी है। ठीक है,
ये जो 3 लेक्चर हैं हमारे इसी वीक के रह जाते थे। लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा था और बाकी जो 3 लेक्चर है वो उसके लिए काफ़ी है इसी वीक के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा अटेंडेंस के लिए और आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए आप लोग वो जो मैंने असाइनमेंट पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स को दी है उसको टाइम से पहले सबमिट कर लें, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस पूरी वीक की भी लग जाएगी और साथ ही आप लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो भी लग जाएंगे। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पर भी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लें, मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।